सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। कार्बनिक यौगिकों के नाम तंत्र की पहले दो विधियां थीं। कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र शुरुआत से दो विधियों द्वारा किया जाता रहा है। एक होती है निरर्थक पद्धति और दूसरी होती है IUPAC पद्धति। तो देखिए निरर्थक पद्धति क्या होती है। निरर्थक पद्धति का मतलब होता है कि साधारण रूप से रखे गए नाम या ऐसे नाम जिनका उनके भौतिक गुण या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे कोई संबंध रहा, तो उन नामों को उनके आधार पर उन यौगिकों का क्या किया गया, नामकरण किया गया और उनके नामकरण को ही कहा गया क्या गया निरर्थक पद्धति। तो निरर्थक पद्धति में जैसे मार्च गैस है आपका, मैथेन को हम कहते हैं मार्च गैस। दूसरा इसका नाम होता है डंप फायर गैस। मैथेन को मार्च गैस या डंप फायर गैस के नाम से जाना जाता है। मैथेन, डंप फायर या मार्च गैस, ये इसके केवल जो नाम हैं वो निरर्थक नाम हैं। और IUPAC नाम अगर देखा जाएगा तो मैथेन का जो IUPAC जो नाम होता है वो होता है मैथेन। दूसरा है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, जबकि इसका IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। और ऐसे ही आप अगर ले लें फॉर्मिक अम्ल लें, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल को लें, तो फॉर्मिक अम्ल जो रखा गया, इसका जो नाम रखा गया है क्योंकि ये लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ था। लाल चींटियों के जब आसवन किया गया तो उस आसवन के आधार पर क्या किया गया, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ, तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया फॉर्मिक अम्ल रखा गया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं निरर्थक पद्धति क्या होती है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस निरर्थक पद्धति से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। निरर्थक पद्धति है क्या, कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र। कार्बनिक यौगिकों के नाम तंत्र की दो विधियां हैं। प्रथम विधि है निरर्थक पद्धति यानी साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति यानी किसी भी चीज का जो साधारण नाम लिया जाता है वह कहलाता है साधारण नाम पद्धति। देखिए प्रारंभ में प्राचीन काल में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत विशिष्ट गुण यानी या तो उनके स्रोत के आधार पर या विशिष्ट गुणों के आधार पर या किसी ज्ञात यौगिक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर रखे जाते थे। पहले जो नाम थे या तो उसका जैसे हमारा मैथेन, मैथेन को मार्च गैस इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह दलदली स्थानों से, मैथेन है हमारा, मैथेन को मार्च गैस इसलिए कहा गया क्योंकि ये गैस जो है दलदली स्थानों पर पाई जाती थी और इसमें दलदली स्थानों पर बदबूदार गैस निकलती थी। उस बदबूदार गैस के कारण इसका नाम रखा गया था मार्च गैस। दूसरा इसका नाम रखा गया डैम्प फायर गैस। डैम्प फायर का मतलब होता है कि ये जो जब गैस जलती है तो पटपट की आवाज करके जलती है, इसलिए इस गैस का नाम रखा गया था डैम्प फायर गैस। ऐसी मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल को जो है प्राचीन काल में वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैथिल अल्कोहल लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वुड स्प्रिट जो है वो शब्द किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे वुड स्प्रिट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है। दूसरा हमारा ये मैथेनोइक अम्ल, इसको मैथेनोइक अम्ल जो होता है इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये चींटियों, लाल जो चींटियां थी उनके भंजक आसवन से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था फॉर्मिक अम्ल। ऐसे चौथा नंबर था एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं, जो सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। इस तरह से हमारे ये चार हमारे नाम हैं और चार नाम में से एक कंपटीशन के लेवल पर या हाई स्कूल या इंटर में एक नाम पूछ लिया जाता है कि निरर्थक पद्धति के द्वारा इसका नाम क्या होगा। तो आगे मैं आपको लेके चलूँगा कौन सी पद्धति है। अब दूसरी मेरी पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति के रूप में लेके चलेंगे। IUPAC पद्धति
IUPAC पद्धति जो थी वो क्या थी, कैसे इसको तैयार किया गया था, कब कब इस पर काम हुआ, कैसे इसका नाम रखा गया। तो देखिए IUPAC नाम पद्धति कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या और विविधता को देखते हुए, जब कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या हो गई और उनमें अलग अलग विविधता पाई गई, को इसको देखते हुए उनके नाम रखने की सर्वप्रथम जो चेष्टा की गई थी वो 1892 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी थी। यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण को रखने के लिए एक सबसे पहले 1922 ईस्वी में समिति बनी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पर समिति कब बनाई गई, सर्वप्रथम समिति कब बनाई गई, तो उसको वो बनाई गई थी 1892 ईस्वी में। इस पर काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी जिसे जेनेवा नाम रखा गया। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम रखा गया था जेनेवा नाम रखा गया था। इसके बाद इस पद्धति रखा गया, इस पद्धति का सन 1922 ईस्वी में संशोधन किया गया था। सन 1922 ईस्वी में जो 1892 ईस्वी में जो पद्धति बनी थी उस पद्धति का संशोधन क्या किया गया, 1922 ईस्वी में संशोधन किया गया और सन 1931 ईस्वी में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे IUC नाम रखा गया। I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन और C का मतलब केमिस्ट्री। ये अंतर्राष्ट्रीय यूनियन और केमिस्ट्री रखा गया, पद्धति रखा गया। तथा सन 1969 यानी 1969 ईस्वी में इस पद्धति में पुनः संशोधन किया गया और इस पद्धति का नाम रखा गया IUPAC पद्धति रखा गया। IUPAC पद्धति पर देखिए सवाल पूछा जाता है कि IUPAC पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो IUPAC पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से इस पद्धति का पूरा नाम पूछा जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखेंगे IUPAC पद्धति की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस नाम से इस पद्धति को क्या है वो जाना जाता है। इस पद्धति के आधार पर हम IUPAC नाम कैसे करेंगे ये अभी उस पर डिस्कस करेंगे कि इस पद्धति के द्वारा हम IUPAC नाम कैसे करते हैं। तो साथियों इस सभी विद्यार्थी इस देखेंगे कि इस पद्धति के IUPAC नाम हम किस प्रकार से किए जाते हैं, तो कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्रियात्मक समूह ज्ञात होना चाहिए, और दूसरा वर्ड रूट ज्ञात होने चाहिए, तीसरा इनके नियम का डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम अब ज्ञात करेंगे क्रियात्मक समूह और वर्ड रूट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे देखिए ध्यान देंगे। अब हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा क्या, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, किसी भी यौगिक के वे समूह जो उसके गुणों को अवगत कराते हैं, गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर देते हैं, वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। या हम ऐसे याद कर सकते हैं वह परमाणु समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, उसके रासायनिक गुणों को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो यानी वह परमाणु समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उस रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी का मतलब होता है कि उसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्रियात्मक समूह कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है निम्न में से क्रियात्मक समूह क्या है, तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे यौगिक और एक तरफ लिखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, एक तरफ यौगिक और एक तरफ क्रियात्मक समूह। तो मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर लिखना शुरू किया CH3Cl, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, Cl है। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। ऐसे ही मैं अगर ले लूँ CH3OH, तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH होगा। अगर मैं ले लूं CH3COOH, तो इसका जो क्रियात्मक समूह क्या होगा, वो होगा COOH। यानी इस तरीके से, यानी जो इनके ये तो मैथिल है
और मेथिल के साथ क्लोरीन जुड़ा तो ये बना मेथिल क्लोराइड, OH जुड़ा तो मेथिल हाइड्रोक्साइड, और CH3 जुड़ा तो एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से बनते जाते हैं। या मैं इसके आधार पर एक और ले लूँ CH3NH2, तो इसका जो क्रियात्मक समूह बनेगा वो क्या बनेगा, NH2 बनेगा। या मैं और ले लूँ CH3CN, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह बनेगा वो साइनाइड बनेगा। इस तरीके से जो इनके गुणों को उत्तरदायित्व तो निभाते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और देखेंगे CH3CHO, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, CHO होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, तो वह परमाणु समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यौगिक है CH3Cl, इसका क्रियात्मक समूह Cl, CH3OH क्रियात्मक समूह OH, CH3COOH क्रियात्मक समूह क्या होगा, COOH होगा, CH3NH2 इसका क्रियात्मक समूह NH2 होगा, CH3CN इसका क्रियात्मक समूह CN होगा, CH3CHO इसका क्रियात्मक CH होगा। इस तरीके से हम किसी भी, अगर कोई हमें परमाणु दिया, यौगिक दिया है, तो उसका हम क्रियात्मक समूह ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी यौगिक में हमें कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या की जरूरत पड़ती है, और कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर हमें ज्ञात है तो उस कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या है वह संख्या कहलाती है शब्दमूल। किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, शब्दमूल कहा जाता है। जैसे C1 अगर होगा, अगर कार्बन की संख्या किसी श्रृंखला में C1 है तो वहाँ होगा मैथ, अगर C2 है तो वहाँ होगा एथ, अगर C3 है तो वहाँ होगा प्रॉप, अगर C4 है तो वहाँ होगा व्यूट, अगर C5 है तो वहाँ होगा पेंट, C6 पर हेक्स होगा, C7 पर हेप्ट होगा, C8 पर ऑक्ट होगा, C9 पर नॉन होगा, और C10 पर डेक होगा। अगर हमें क्रियात्मक समूह और शब्दमूल ज्ञात हैं, यानी प्रीफिक्स और अनुलग्न दोनों ज्ञात हैं, तो दोनों के आधार पर हम किसी भी श्रृंखला के IUPAC नाम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब भी देखें तो पूरा देखें, और अपने जो दोस्त हैं, जो मित्र मिलने वाले हैं, उनको भी इससे अवगत कराएं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कम समय में आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जो है कैसे बेटर करें, एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को देख करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरी वीडियो देखें, और अपने जब भी वीडियो देखें तो अपनी कॉपी और पेन से लेके बैठें, जिससे कि जो मैं बताता हूँ या जो मैं मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको सही तरह से नोट कर सकें। और जब वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।